आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम विपणन के कार्य अथवा विपणन का क्षेत्र विषय के संबंध में चर्चा करने जा रहे हैं। विपणन के कार्य अर्थात फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग और साथ में विपणन का क्षेत्र अर्थात स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो विपणन की क्रियाएं अथवा विपणन के कार्य ही विपणन का क्षेत्र माना जाता है, इसलिए इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। हमें ये ध्यान करना है कि जो विपणन के कार्य अथवा विपणन की क्रियाएं हैं वे ही विपणन का क्षेत्र हैं या विपणन के क्षेत्र में उन्हीं क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इस संबंध में एक कोटेशन भी है विलियम जे स्टैंटन का। विलियम जे स्टैंटन ने मार्केटिंग के फील्ड में एक ऐसा कोटेशन दिया है जिससे कि विपणन की क्रियाएं स्पष्ट हो जाती हैं कि भाई विपणन की क्रियाओं का संबंध किन क्रियाओं से है। उन्होंने ये कहा है कि विपणन की क्रियाएं जिस प्रकार वस्तु के उत्पादन के पहले से ही प्रारंभ हो जाती हैं, उसी प्रकार वस्तु की बिक्री के साथ वे समाप्त नहीं होती हैं। इसका मतलब ये है कि बिफोर प्रोडक्शन यानी उत्पादन से पहले विपणन की क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। अब इसको हम इस रूप में समझ सकते हैं कि उत्पादन से पहले हमें क्या क्या करना है, यानी प्रोडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हमें क्या क्या पूर्व तैयारियां करनी है, वो सारी तैयारियां इसमें सम्मिलित हैं। और दूसरी बात, वस्तु की बिक्री के साथ ही विपणन समाप्त नहीं होता है, बल्कि बिक्री होने के बाद भी विपणन अथवा मार्केटिंग जिसे हम कहते हैं वो कार्य जारी रहता है। क्योंकि वस्तु की बिक्री होने के बाद ग्राहक की संतुष्टि बहुत महत्व रखती है। ग्राहक को वास्तव में संतुष्टि मिली अथवा नहीं, अर्थात उसका फीडबैक लेना इम्पोर्टेंट होता है। साथ ही साथ बिक्री के बाद भी वो कस्टमर हमारे साथ इन फ्यूचर भी बना रहे या जुड़ा रहे, वो कस्टमर हमारे साथ फॉरएवर बना रहे, ये प्रयास भी हमें करने हैं। और साथ में माल बेचने के बाद कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनके संबंध में जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं या कंपनियां हैं वो आफ्टर सेल सर्विस भी देती हैं, वो भी विपणन में सम्मिलित किया जाता है। अर्थात बिक्री होने के बाद भी हमें कस्टमर के साथ रिलेशनशिप कायम रखनी है। तो ये सब विपणन के कार्य अथवा विपणन के क्षेत्र में आने वाली जो क्रियाएं हैं उनके संबंध में विलियम जे स्टैंटन ने बताया हमें। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विपणन का जो क्षेत्र है उसमें विपणन की क्रियाएं अथवा विपणन के कार्य सम्मिलित होते हैं। उपभोक्ताओं और व्यवसायी दोनों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विपणन कार्य के साथ हमें वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में स्थान, घटनाएं, संपत्ति, संगठन का स्वरूप और आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करना आदि बहुत सारे ऐसे अन्य कार्य होते हैं जो कि विपणन से जुड़े हुए होते हैं। तो विपणन में या मार्केटिंग में बेसिकली 5 प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित की जाती हैं। पहली जो क्रिया है उसको हम एक्सचेंज फंक्शन के नाम से जानते हैं, अर्थात विनिमय क्रिया। दूसरी जो क्रिया है उसे हम भौतिक वितरण अथवा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के नाम से जानते हैं। तीसरी क्रिया है प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इसको हम उत्पाद नियोजन एवं विकास के नाम से जानते हैं। चौथी क्रिया है असिस्टेंस या जिसको हम सहायता कहते हैं या सुविधा कह सकते हैं। तो सहायता अथवा सुविधा देने वाली जो क्रियाएं हैं वो हम इसका चौथा प्रकार है। और पांचवा जो बिंदु है जो कि हमने विपणन के कार्य अथवा क्षेत्र को में सम्मिलित किया है वो है मार्केटिंग कम्युनिकेशन या मार्केटिंग का प्रमोशन करना, जिसको कि हम विपणन संचार अथवा संवर्धन का जो कार्य है वो मानते हैं या क्रिया मानते हैं। तो इसमें हम 5 क्रियाएं सम्मिलित करते हैं: विनिमय कार्य, भौतिक वितरण का कार्य, उत्पाद नियोजन और विकास का कार्य, सहायक अथवा सुविधा देने वाले कार्य और अंत में विपणन संचार अथवा विपणन के संवर्धन का कार्य। तो इन सब को हम क्रम से और इसमें आपको समझने का मैं अब कार्य करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विनिमय कार्य की या एक्सचेंज फंक्शन की। मार्केटिंग का
जो सबसे पहला या सबसे जो महत्वपूर्ण जो इसकी क्रिया है वह है माल अथवा वस्तुओं का विनिमय करना, अथवा माल अथवा जो वस्तुएं हैं उनका लेन देन करना या एक्सचेंज करना। तो इस क्रिया के माध्यम से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि भाई विपणन की शुरुआत कहाँ से होती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत प्राचीन समय में या बहुत पहले जब मार्केटिंग के संबंध में ये जो अन्य बातें हैं जैसे विक्रय संवर्धन है या जनसंपर्क है, आफ्टर सेल सर्विस है, ये जब इतनी प्रचलन में नहीं थी तब एक्सचेंज को ही मार्केटिंग के नाम से हम जानते थे, या विनिमय की जो क्रिया थी वही मार्केटिंग मानी जाती थी। इसका तात्पर्य ये है कि वस्तुओं के माल को उत्पादक या उसका जो निर्माता है वो उपभोक्ता तक पहुंचाता था, और उपभोक्ता को पहुंचाने की जो क्रियाएं थी विक्रेता के द्वारा और ग्राहक तक पहुंचाने की जो क्रियाएं थी या वो जो एक्सचेंज था वस्तुओं और सेवाओं का, वही विपणन माना जाता था। और यूँ हम ये कह सकते हैं कि उस समय विक्रेता का बाजार होता था, क्योंकि जो सेलर बनाता था वही ग्राहक को खरीदना पड़ता था, क्योंकि ग्राहक के पास ऑप्शन भी नहीं थे, या यूँ कह लें कि ग्राहक की रुचि, पसंद नापसंद, इन सबको इतना महत्व नहीं दिया जाता था, और विक्रेता की इच्छा पर ही माल बेचना या न बेचना निर्भर करता था। तो ये क्रियाएं प्रारंभ में थी, लेकिन धीरे धीरे फिर इन क्रियाओं के साथ साथ और जो अन्य दूसरी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं वो भी इसके साथ ऐड होती चली गई, और फिर इसका डेवलपमेंट और हुआ। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि फिर इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी विस्तृत हो गया। लेकिन अब इसको भी हम कुछ सब पॉइंट्स में डिवाइड करके और पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसका सब पॉइंट है पहला, वो है खरीदना और एकत्रित करना, यानी कि क्रय और संकलन। तो विपणन के विनिमय कार्य में, या विपणन की एक क्रिया होती है विनिमय या एक्सचेंज, वो करते समय हमें क्या करना है? हमें सबसे पहले काम करना है मतलब हमें क्रय करना है और कलेक्ट करना है। हमें सामान खरीदना है और प्राप्त करना है इसको, सामान को, और फिर उसको एकत्रित करना है। तो परचेजिंग की जगह यहाँ हम एक दूसरा शब्द काम में लेंगे, वो होगा प्रोक्योरमेंट, यानी अधिप्राप्ति, यानी सामान को प्राप्त करना। और साथ में यहाँ यदि हम बाइंग के हिसाब से इसको देखें तो यहाँ खरीदने का या क्रय करने का मतलब है कि उपभोक्ता या जो औद्योगिक प्रयोगकर्ता होता है वो उसको रीसेल के लिए यदि खरीदता है या प्राप्त करता है तो वो यहाँ पर विपणन का हिस्सा है। यदि कोई व्यक्ति वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपभोग के लिए खरीदता है तो वो इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया जाएगा। यानी बाजार में एक तो हम सामान खरीदते हैं पुनः बेचने के लिए, और एक हम खरीदते हैं बाजार से सामान खुद काम में लेने के लिए। तो जब हम दूसरों को बेचने के लिए खरीदते हैं तब तो हम मार्केटिंग का हिस्सा हैं, और यदि हम या जो एक्सचेंज फंक्शन है उसका हिस्सा है। लेकिन यदि हम खुद के काम में लेने के लिए खरीद रहे हैं तो फिर यहाँ पर एक्सचेंज फंक्शन नहीं माना जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या जो माल बनाने वाले होते हैं या उत्पादक या जिनको हम निर्माता कहते हैं, वो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए रॉ मटेरियल खरीदते हैं, और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट्स बन जाते हैं फिनिश गुड्स के रूप में या माल तैयार हो जाता है बन करके, उसके बाद उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवाते हैं। तो इस प्रकार से जो ग्राहक अथवा उपभोक्ता हैं उनकी आवश्यकताओं की संतुष्टि होती है। साथ ही इसमें हम कच्चे माल को अलग अलग स्थानों से प्राप्त करते हैं और उसी प्रकार से फिर उस निर्मित माल को बना करके और उसे भी जो है एकत्रित किया जाता है। तो एक जो बिजनेसमैन होता है वो विभिन्न किस्म की वस्तुएं जब बनाता है रीसेल के लिए तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो वो प्रोडक्शन खुद कर सकता है अथवा वो किसी दूसरे से माल खरीद करके और थर्ड पर्सन को बेचता है। तो ऐसी स्थिति में फिर उसे क्या करना है, उसे प्रोक्योरमेंट करना है, यानी सामान इकट्ठा भी करना है बेचने के लिए। तो रीसेल के लिए वो बड़ी मात्रा में सामान एकत्रित करता है, इकट्ठा करता है, और उसके बाद में फिर मीडिएटर्स के माध्यम से या डायरेक्ट खुद भी कर सकता है, या जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं या सुपरमार्केट्स हैं उनका यूज करके और जो वस्तुएं हैं उनको बेच सकता है।
तो ये सबसे पहला काम होगा बाइंग एंड प्रोक्योरमेंट का। उसके बाद दूसरी जो क्रिया है जो एक्सचेंज फंक्शन में सम्मिलित की जाती है वह है असेंबलिंग का। बहुत सारा सामान ऐसा होता है जो कि पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी उसका अलग अलग हिस्सा जो है वो और इकट्ठा किया जाता है और उसके बाद वो फिर प्रोडक्ट असेंबल किया जाता है या संयोजित किया जाता है। जैसे हम कोई कूलर देख सकते हैं, कोई पंखा है या कोई मोटर है या जिसको हम पंप कह सकते हैं, या कोई मान लीजिए प्लास्टिक के जो पाइप्स हैं वो हैं, या बिजली का सामान है, सामान्य जो बिजली का सामान है। आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं कि इन सब चीज़ों को असेंबल करने से ही कोई दूसरा प्रोडक्ट बनता है। जैसे आप मान लीजिए कूलर है, अब कूलर बनाने के लिए आपको वायर भी चाहिए, आपको मोटर भी चाहिए, उसमें आपको स्विच भी चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम भी चाहिए, आपको प्लास्टिक का पाइप भी चाहिए, आपको उसमें लगाने के लिए घास की जो टाटी होती है वो भी चाहिए आपको। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जब हम असेंबल करते हैं या मिला लेते हैं इनको तो एक फिर नया प्रोडक्ट तैयार होता है जिसको कि आप कूलर कहते हैं। या मान लीजिए जैसे पंखा है, तो पंखे में भी यही सिचुएशन है, सब प्रोडक्ट्स अलग अलग होते हैं, उनको फिर असेंबल करके बनाया जाता है। तो ये भी मार्केटिंग में ही सम्मिलित है, यानी मार्केटिंग के एक्सचेंज फंक्शन में इस चीज़ को हम शामिल करते हैं। यानी हम इसको में एक्सचेंज क्या करते हैं, हम सामान दूसरों से लेते हैं, प्राप्त करते हैं और उसके बाद में वो जो आगे की क्रिया है उसे हम संपन्न करते हैं। इसके बाद इसमें सेलिंग फंक्शन भी इसमें शामिल है। विपणन के में उत्पाद या जो वस्तुएं हैं उनका स्वामित्व भी हस्तांतरित किया जाता है। अब मान लीजिए स्वामित्व हस्तांतरित करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ग्राहकों की खोज करेंगे कि भी जो हमारे स्वामित्व में माल है अब वो हमें अपने स्वामित्व में नहीं रखना बल्कि किसी दूसरे को देना है। इसका मतलब सेलिंग करनी है, यानी कि उसको बेचना है। तो बेचने के लिए क्या करेंगे, ग्राहकों की खोज करेंगे। ग्राहकों की खोज करने के बाद हम अपने अनुसार ग्राहकों का वर्गीकरण करेंगे, फिर उनको हमारे पास जो वस्तु उपलब्ध है उसकी सूचना देंगे। हम हो सकता है कि ग्राहक माल खरीदने के लिए तैयार नहीं हो तो हमें उसको मानसिक रूप से माल खरीदने के लिए तैयार भी करना है। तो पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हैं हम। कई ग्राहक ऐसे होते हैं जो कि विज्ञापन से प्रभावित होते हैं तो हम उनके लिए विज्ञापन कर सकते हैं। कुछ ग्राहकों को एक साथ बड़ी मात्रा में माल खरीदना या कुछ ऑफ़र दे करके माल जो है और उनको खरीदवाना पड़ता है, जिसके लिए हम कुछ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स काम में ले सकते हैं। जैसे एक के बदले, जैसे आपने बाज़ार में देखा होगा कि भी जैसे आप 4 साबुन खरीदते हैं तो आपको एक छोटी साबुन उसके साथ फ्री में दे देते हैं। तो ये क्या है, ये सेल्स प्रमोशन है, बिक्री बढ़ाने का तरीका है। तो क्या होता है, जनरल मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है शॉप पर, आप उसको वो आपसे बाथिंग सोप मांगता है, नहाने की साबुन मांगता है। आप उसको एक साबुन दिखाने की बजाय वो 4 वाला बड़ा पैकेट दिखा करके कह सकते हैं कि भाई यदि आप ये लेंगे तो आपको एक छोटी जो है और टॉयलेट सोप और एक्स्ट्रा मिलेगी, या आपको 10-20 रुपए का उसमें फ़ायदा होगा। तो उससे क्या होगा, वो एक साबुन की बजाय वो 4 साबुन का पैकेट खरीदने के लिए और तत्पर हो जाएगा। तो हम ग्राहक की मानसिक स्थिति को भी परिवर्तित कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन काम में ले सकते हैं। हम माल की जो पैकिंग है उसको और अच्छे से कर सकते हैं ताकि पहली दृष्टि में वो ग्राहक को आकर्षित कर सके। हम प्राइसिंग का काम भी करते हैं, यानी हम उसकी जो कीमत होती है प्रोडक्ट की वो भी वाजिब रखने की कोशिश करते हैं ताकि ग्राहक आकर्षित हो सके। और साथ ही साथ हम कैसे अपनी बिक्री को बढ़ा सकते हैं मार्केट में हम रिसर्च कर सकते हैं। हम मार्केट के अलग अलग सेगमेंट्स को देख सकते हैं कि भाई कहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा बिक सकता है अथवा उसकी सेल बढ़ सकती है। तो ये जो एक्सचेंज फंक्शन है इसमें हम बेसिकली 3 फंक्शन शामिल करते हैं। पहला है बाइंग एंड कलेक्शन का, या खरीदना और या अथवा एकत्रित करना सामान, क्योंकि सारा सामान हमारे पास ही हो ये ज़रूरी नहीं, इसलिए हम अलग अलग स्थानों से भी उसको एकत्रित कर सकते हैं। नंबर 2 है फिर इसमें असेंबलिंग का। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनको कि एक ही जो उसका मैन्युफैक्चरर है वो एक ही नहीं होता, बल्कि उसको अलग अलग चीज़ें अलग अलग जगह से खरीद करके और फिर उसको असेंबलिंग का काम करना होता है, देन फिर उसको सेलिंग का काम करना होता है। तो ये तो केवल एक्सचेंज सिस्टम है। यहाँ आपको इसमें एक्सचेंज का मतलब है कि आपको कोई सामान ऐसा होगा जो दूसरे से लेना पड़ेगा, तब जा कर के आप ये काम कर पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी जो बची हुई क्रियाएं हैं वो आपको और पढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।